गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी द्वितीय वर्ष के ऑप्टिक्स की बुक से। टॉपिक का नाम है न्यूटन वलय, न्यूटन रिंग्स। देखिएगा, न्यूटन वलय जब किसी कांच की समतल प्लेट पर बड़ी वक्रता त्रिज्या वाला समतल उत्तल लेंस इस प्रकार रखें कि उसकी वक्र सतह प्लेट की समतल सतह को स्पर्श करें, तो प्लेट की ऊपरी सतह और लेंस के नीचे वाली गोल सतह के बीच फनाकार वायु की फिल्म बनती है। इसके चित्र अनुसार, इस चित्र को देख पा रहे हो आप, जो ये ई है, ये हमारे पास में क्या है, कांच की समतल प्लेट है। और जो ये लेंस है एल वाला, ये क्या है, बड़ी वक्रता त्रिज्या वाला समतल उत्तल लेंस है। इसको इस प्रकार रखा है कि उसकी वक्र सतह प्लेट की समतल सतह को स्पर्श करे। जो प्लेट की ऊपरी सतह और लेंस के नीचे वाली गोल सतह के बीच जो फनाकार वायु की फिल्म है वो बनती है। ठीक है। यदि इस पर एक वर्णीय प्रकाश किरण अभिलंब आपतित हो तो वायु की फिल्म में सेकेंडरी वलयाकार वलय बनते जाते हैं, जो कि एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त हैं। इन वलयों का केंद्र सामान्यतः अदीप्त होता है। चित्र अनुसार आप देख पा रहे हो। ठीक है। तो जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते हैं, वलय के बीच की जगह घटती जाती है, यानी कि फ्रिंजें पास पास बनती है। और ये वलय फनाकार वायु फिल्म से परावर्तित किरण पुंज में व्यतिकरण से बनती है। ठीक है। ये जो डायग्राम देख पा रहे हो, न्यूटन वलय का डायग्राम है। इसमें जो फ्रिंजें बन रही हैं, तो आप देख रहे हो इसके जो बीच में केंद्र में है सकेंद्रीय वृत्ताकार वलय है। ठीक है। ये क्या है, अदीप्त है, यानी कि डार्क है, काली है। और इसके बाद में दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त अदीप्त, इस प्रकार बन रही है। और जो इनकी जो बीच की जो है चौड़ाई है, ये क्या हो रही है, जैसे जैसे दूर जा रही है कम हो जा रही है। तो इन्हें आप देख पा रहे हो, ये न्यूटन वलय का चित्र है। ठीक है, ओके। और ये चित्र आप देख पा रहे हो, ये हमारी जो क्या है, प्रयोगशाला में न्यूटन वलय प्राप्त करने की प्रायोगिक व्यवस्था है, जो कि हम लैब में करते हैं। तो उसके अनुसार होता है। इसको भी देखेगा, ध्यान दीजिएगा इसके अनुसार भी। इसमें बताया गया है कि कांच की समतल प्लेट ई पर अधिक वक्र त्रिज्या वाला लेंस एल इस प्रकार रख दिया जाता है कि, तो ये ई क्या है, समतल कांच की प्लेट है, और ये एल का है, अधिक वक्र त्रिज्या वाला लेंस है। और इसको इस प्रकार रख दिया जाता है कि उसकी गोल सतह उसे ओ बिंदु पर स्पर्श करे, जो कि ओ बिंदु ये रहा। लेंस की वक्र त्रिज्या लगभग 100 सेमी होनी चाहिए। जी हाँ, 100 सेमी होती है इसकी। इससे कुछ ऊपर कांच की समतल प्लेट जी दिखाई गई है। इस प्रकार समन्वित करते हैं कि क्षैतिज साध में क्या करें, 45 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है। और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एस सोडियम लैंप जो भी है, जो कि लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। इसके अनुसार ये अपना एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हो गया। ये L1 क्या हो गया, लेंस हो गया हमारे पास में, जो क्या हो रहा है, उस प्रकाश स्रोत एस है जो लेंस एल के फोकस पर स्थित है। और किरणें लेंस L1 प्राप्त होती है, जिसे अपवर्तन के पश्चात लेंस L1 के से समांतर किरण इस कांच की प्लेट जी पर आपतित होती है, जहां से वह आंशिक परावर्तित होकर नीचे की ओर लेंस एल पर लंब के रूप में गिरती है। जी हाँ, इस प्रकार आई, और ये क्या करती है, इस पर लंब के रूप में गिरेगी। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, लंब के रूप में गिरती है, और इस लेंस से प्रकाश पारगत हो पुनः उसका एक भाग लेंस की निचली सतह से परावर्तित हो किरण BC प्राप्त होगी, और दूसरा भाग समतल प्लेट ई की ऊपरी सतह से परावर्तित होकर किरण ED प्राप्त होगी। ठीक है। तो किरण BC एवं किरण ED के रूप में ऊपर की ओर गमन कर कांच की प्लेट जी से पारगत हो सूक्ष्मदर्शी M पर पहुंचती है। ये सूक्ष्मदर्शी हमारे पास ऐप है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से इस किरण से आई वापस जाएगी, और इधर यूँ जाएगी और यूँ जाएगी। तो ठीक है, ये किरणें अद्रवित हो व्यतिकरण पैटर्न बी और ई के बीच बनती है, जो कि हमें सूक्ष्म से दिखाई देती है। इस प्रकार परावर्तन एवं अपवर्तन से ओ बिंदु के दूसरी ओर हमें दो किरणें BC व ED प्राप्त होती है, और ये अध्यारोपित हो व्यतिकरण पैटर्न बनाती है। वायु की फिल्म स्पर्श बिंदु ओ के चारों ओर सम्मित है। इस कारण समान मोटाई की फिल्म के सभी बिंदु पर का बिंदुपथ वृत्ताकार होगा, और व्यतिकरण फ्रिंज वृत्ताकार होंगी। ओ बिंदु के चारों ओर वायु फिल्म की मोटाई समित रूप से बढ़ती जाती है। इस कारण हमें सेकेंद्रीय वृत्ताकार वलय दिखाई देती है, और ये एकांत क्रम में दीप्त और अदीप्त होती है। ठीक है। चित्र जो भी हम देख पा रहे हैं, ये भी इसी को थोड़ा विस्तारित करके लिखा है इसमें, कि ये भी जो अपना समतल कांच की प्लेट हो गई, ये लेंस हो गया, आधे कर्तव्य वाला हो गया, और
ये वायु की फिल्म हो गई, यहाँ से ओ बिंदु से टच हो रहा है। और ये जो जैसे किरणें आती हैं और वो हमारे पास जो जी प्लेट है 45 डिग्री से झुकी हुई है आज की, उससे किरण आके यहाँ आप आपतित होके यहाँ आती है, ठीक है। तो अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार आती है और यहाँ जो ये प्लेट इसे टकराती है किरणें और इस प्रकार जाती है। तो हमारी जो एक तो क्या मिलती है हमें किरणें BC, ठीक है, ये वाली, और एक मिलती है ED। इस प्रकार दो किरणें मिलती है और ये दोनों को व्यतिकरण पैटर्न में हम इनको देख पाते हैं कि इनका जो अध्यारोपण के बाद में व्यतिकरण पैटर्न देख पा रहे हैं और हमें वृत्ताकार अवयव मिल रही है और जो एकांत क्रम में दीप्त और अदीप्त होती है। ये तो हमारा था न्यूटन वलय की स्ट्रक्चर इसकी और इसकी कार्यविधि कि किस प्रकार ये फ्रिंजें बन रही है, फ्रिंजों का निर्माण के बारे में। अब हम इसकी बात करते हैं गणितीय व्याख्या की, ठीक है। देखिएगा, परावर्तित प्रकाश की बात करें, मतलब गणितीय व्याख्या की बात करें तो व्यतिकरण किरणें BC और ED से पथांतर, जो ये जो BC और ED जो व्यतिकरण बन रही है, इनसे जो पथांतर होगा वो क्या होगा, पथांतर होगा डेल्टा बराबर 2μT कोस R प्लस एल्फा प्लस λ/2, ठीक है। यहाँ पर जो म्यू है वो अपवर्तनांक है और वायु के लिए बात करेंगे तो उसके लिए 1 आएगा, ठीक है। R वायु में अपवर्तित कोण है, T बिंदु B पर वायु फिल्म की मोटाई है और अल्फा क्या है, फनाकार फिल्म का कोण है। इनको डिफाइन किया है कि म्यू अपवर्तन नांक है, म्यू बराबर 1 है वायु के लिए, R वायु में अपवर्तित कोण है, T बिंदु B पर वायु फिल्म की मोटाई है और अल्फा फनाकार फिल्म का कोण है। यदि प्रायोगिक व्यवस्था को इस प्रकार समझ किया जाए कि R बराबर 0 हो तो कोण अल्फा नगण्य हो, तो पथांतर क्या होगा, ठीक है। यानी कि अपवर्तित कोण भी 0 हो और जो हमारा फिल्म का फनाकार फिल्म का कोण है वो भी क्या हो, नगण्य हो, तो पथांतर क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2T प्लस λ/2, ठीक है। यदि बिंदु O पर प्लेट और लेंस के बीच का लेंस का स्पर्श क्या है, आदर्श हो, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो इसकी मोटाई दिखाई थी वो हो गया, तो T बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। और इस स्थिति में हमारा डेल्टा बराबर हमें क्या मिलेगा, λ/2 मिलेगा, ठीक है। पथांतर इस कंडीशन में क्या होगा, जो पथांतर डेल्टा होगा λ/2 होगा, जो कि अदीप्त फ्रिंज की क्या है, शर्त है, ठीक है। इस कारण इस अवस्था में O बिंदु इन वैल्यू का केंद्र अदीप्त होगा और O के चारों ओर जिन बिंदुओं पर फिल्म की मोटाई इस प्रकार है कि पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/2 है, तो किरणें विनाशी व्यतिकरण प्रतिरोध उत्पन्न करेंगी और सभी बिंदु क्या होंगे, अदीप्त होंगे, ठीक है। अतः डेल्टा बराबर 2T प्लस λ/2 इज इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/2। अदीप्त वलय के लिए क्या होगा, 2T बराबर क्या होगा, n होगा, या n बराबर क्या है, 0 1 2 है, ठीक है। यदि प्रभावी पथांतर डेल्टा इक्वल टू n हो तो किरणें संपोषी व्यतिकरण प्रतिरोध उत्पन्न करेंगी। अतः डेल्टा इक्वल टू 2T प्लस λ/2 इज इक्वल टू n। या फिर अदीप्त फ्रिंजों के लिए क्या, सॉरी प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होगा, 2T बराबर n-1/2 इंटू लैम्बडा, तो n इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 होगा, ठीक है। तो देखिएगा कि यदि हम कांच की प्लेट E के समांतर तल से सकेंद्रीय वृत्त का जिसका केंद्र O है की कल्पना करें तो प्रत्येक वृत्त की परिधि पर से सभी बिंदुओं की मोटाई T समान होगी। इस प्रकार इस प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप हमें एकांत क्रम में दीप्त और सकेंद्रीय वलय प्राप्त होंगे जिनका केंद्र स्पर्श बिंदु O है। ये सभी वलय फिल्म की सतह पर बनती है, इस कारण इन्हें स्थानीय वलय यानी कि लोकलाइज्ड फ्रिंज के भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने मैथमेटिकल रूप देखा इसमें। इसके अदीप्त फ्रिंज के लिए जो शर्त है वो है डेल्टा बराबर λ/2, या पथांतर देखें तो डेल्टा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/2, जो कि प्रदीप्त फ्रिंज के लिए जो बात आएगी डेल्टा इज इक्वल टू n, और उसके लिए आएगा 2T इज इक्वल टू n-1/2 इंटू लैम्बडा। n का मान आएगा 1 2 3 और यहाँ n का मान आएगा 0 1 2, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दीप्त एवं अदीप्त वलय का व्यास, ठीक है। तो चित्र आप पहले देख चुके हैं हम ये वाला। इसके बाद आगे बात करें हम कि इस चित्र को देखेगा, इसके अनुसार लेंस की वक्र सतह की वक्र त्रिज्या r है तथा उसका केंद्र A है, ठीक है। इस बिंदु O से x की दूरी
बी बिंदु पर वायु फिल्म की मोटाई टी है, तो उसका क्या उपस्थित एन विवलय की त्रिज्या बी डी इज इक्वल टू बी वन टी बराबर आर एन माने तो क्या हो जाएगा। चित्र वही हो गया, ये समतल कांच की प्लेट हुआ, ये इसका केंद्र हुआ, ये इसका ये बिंदु ओ हुआ, ये ए बिंदु हुआ, यहाँ से इसकी दूरी आर हुई, ये बिंदु बी हुआ, ये बी वन हुआ, और ये इसका केंद्र डी हुआ। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है वो क्या हुआ, टी हुआ। ठीक है, इसे हम देख पा रहे हैं। ओके, आगे हम देखते हैं तो कंडीशन क्या होगी कि ओ डी यानी कि ये दूरी, ठीक है, ओ डी इंटू डी ओ डैश ये वाली इज इक्वल टू बी डी यानी कि ये वाली दूरी इंटू डी बी वन। ठीक है, ये बराबर है, तो इसका मान रखेंगे ओ डी का, तो ओ और से डी क्या हो गया, टी हो गया, टी लिख दिया, और डी ओ डैश क्या हुआ, डी ओ डैश बराबर क्या हुआ, क्योंकि ये यहाँ तक आर हुआ, यहाँ तक टू आर हुआ, तो टू आर माइनस टी, टू आर माइनस टी हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू ये भी आर एन हुआ और ये भी आर एन हुआ, तो ये क्या हो गया, आर एन का स्क्वायर हो गया। तो टू आर टी माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। और चूँकि टी स्क्वायर क्या है, नगण्य है, क्योंकि टी बहुत छोटा मान है, इसका नेग्लिजिबल मान सकते हैं, स्क्वायर और भी नगण्य हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। तो टू टी इज इक्वल टू टू आर टी इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर, और टू टी इज इक्वल टू आर एन का स्क्वायर अपॉन आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो ये जो है ये दर्शाए गए दोनों प्रतिकोणों के मध्य पथांतर है, चूँकि डेल्टा इज इक्वल टू टू टी प्लस लैम्बडा बाई टू, चूँकि यहाँ वायु के लिए म्यू बराबर वन है, अतः ठीक है, तो हमारा जो पथांतर था वो क्या था, टू टी प्लस लैम्बडा बाई टू था। तो उत्कृष्ट बिंदु के लिए पथांतर टू टी प्लस लैम्बडा बाई टू इक्वल टू टू एन लैम्बडा बाई टू। ठीक है, यहाँ टू टी का मान रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, आर एन का स्क्वायर अपॉन आर एन प्लस लैम्बडा बाई टू इक्वल टू टू एन इंटू लैम्बडा बाई टू, एन इक्वल टू वन टू थ्री। ठीक है, तो आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्बडा आर बाई टू, या एन विदीप्त फ्रिंज की त्रिज्या आर एन बराबर टू एन माइनस वन इंटू लैम्बडा बाई टू इंटू आर, और उसका क्या रूट है। ठीक है, तो एन विदीप्त वलय का जो व्यास होगा वो डी एन बराबर क्या होगा, टू आर एन, तो क्या हो जाएगा टू एन माइनस वन। ठीक है, टू एन माइनस वन इंटू टू आर लैम्बडा, और इस दोनों का रूट, सबका रूट है मतलब। तो ये तो हुआ हमारे इसके लिए, जब बात करें दीप्त फ्रिंज के लिए उसकी कंडीशन होती है ये वाली। ठीक है, अब हम बात करें निम्नलिखित बिंदु के लिए पदांतर यानी कि अदित फ्रिंज के लिए, तो टू टी प्लस लैम्बडा बाई टू इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू लैम्बडा बाई टू। टू टी का मान रख दो आप, तो आर एन का स्क्वायर अपॉन आर प्लस लैम्बडा बाई टू इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू लैम्बडा बाई टू, एन इक्वल टू जीरो वन टू, वैल्यू पुट करेंगे तो आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एन लैम्बडा इंटू आर, ये आर एन इक्वल टू एन लैम्बडा आर का रूट, ये हो गया एन वी आदित्य वलय यानी फ्रिंज की त्रिज्या होगी, और एन वी आदित्य वलय का व्यास क्या हो जाएगा, डी एन इक्वल टू टू आर एन इज इक्वल टू फोर लैम्बडा आर का रूट इंटू रूट एन। ठीक है, ये इसका हो गया व्यास के लिए हो गया। तो जो समीकरण जो दोनों दिखाई गई, ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण, ये क्या दिखाती है कि प्रायोगिक व्यवस्था में न्यूटन वलय की एन वी आदित्य वलय का व्यास प्राकृत संख्या एन के वर्गमूल के समानुपाती है इसके लिए। ठीक है, तो द्वितीय वलय का व्यास विषम संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। ठीक है, टू एन माइनस वन की विषम संख्या आ जाएगी। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं कि न्यूटन वलय से प्रकाश का तरंग ज्ञात करना। ओके, चूंकि हमने इस समीकरण से देखा कि डी एन का स्क्वायर एन वी आदित्य वलय का जो व्यास था वो डी एन इक्वल टू अंडर रूट फोर लैम्बडा आर इंटू अंडर रूट एन था। ठीक है, तो आदित्य एन वी वलय का व्यास डी एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर एन लैम्बडा आर। ओके, समीकरण डिफाइन किया। इसी प्रकार एन प्लस पी वी आदित्य वलय का व्यास क्या हो जाएगा, डी एन प्लस पी का स्क्वायर इक्वल टू फोर एन की जगह एन प्लस पी रख दो और लैम्बडा आर। ठीक है, इसको पुट कर दीजिएगा, तो क्या होगा समीकरण, इन दोनों समीकरणों से क्या हो जाएगा, इन दोनों के आप माइनस करने पर, तो डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इक्वल टू फोर पी लैम्बडा आर। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन फोर पी आर। ये क्या दिखा रहा है, प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दिखा रहा है। ठीक है, इस प्रकार इस समीकरण में हम सूचीवर्षीय एम को केंद्रीय अदित बिंदु पर फोकस करते हैं। इसके बाद विभिन्न अदित वलयों का व्यास ज्ञात कर लेते हैं, और उससे व्यास ज्ञात करने का सूत्र स्पष्ट कर लेते हैं, और उसके क्या कर सकते हैं, उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात की जा सकती है।
ठीक है। लेंस की वक्र त्रिज्या r बाह्य विधि से ज्ञात की जाती है। तो आज का जो इस वीडियो रहा, इसमें हमने बात की न्यूटन वलय की, न्यूटन वलय या न्यूटन रिंग की। सबसे पहले हम न्यूटन रिंग को के बारे में कि भाई न्यूटन वलय क्या होती है और किस प्रकार है, तो इसको देखा हमने। इसकी कार्यप्रणाली, इसका चित्र, प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र, इसकी फ्रिंजें देखा इनको, और इनके बारे में जाना। इसके बाद में हमने इसकी गणितीय व्याख्या की, और गणितीय व्याख्या से हमने इसकी दीप्त फ्रिंजें और अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो पथांतर है उसका मान निकाला, उसके लिए सूत्र निकाला और कंडीशंस निकाली। वो इस प्रकार आई कि इसके लिए जो अदीप्त फ्रिंज है उसके लिए इसका जो होगा लैम्बडा इक्वल टू 2n+1 इंटू डेल्टा इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्बडा बाई 2 है, और उसके लिए 2t इक्वल टू n लैम्बडा n बराबर 012 है। जबकि अदीप्त फ्रिंजों के लिए डेल्टा इक्वल टू 2t प्लस लैम्बडा बाई 2 इक्वल टू n लैम्बडा है, और 2t इक्वल टू n-1/2 इंटू लैम्बडा है, n इक्वल टू 1 to 3 है। इसके बाद हमने दीप्त और अदीप्त वलय का व्यास निकाला, और उसके जो दोनों का मान आया हमारा वो आप देख पा रहे हो इसमें। दीप्त वलय के लिए जो दीप्त NV दीप्त वलय का व्यास dn इक्वल टू √2n-1 इंटू √2r लैम्बडा आया। जबकि NV प्रदीप्त वलय का NV अदीप्त वलय का व्यास आया dn इक्वल टू 4 लैम्बडा r का रूट इंटू √n। ठीक है, ये स्पष्ट करता है कि जो प्रायोगिक व्यवस्था में न्यूटन वलय की NV अदीप्त वलय का जो व्यास है प्राकृत संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, जो कि दीप्त वलय का जो व्यास है विषम संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होता है। और हमने अंत में इसमें न्यूटन वलय से प्रकाश की तंत्र ज्ञात किया। उसके लिए हम देखा कि dn जो NV अदीप्त वलय का व्यास था उसको लिखा, उसका स्क्वायर हुआ, मतलब dn का स्क्वायर किया। इस प्रकार n+p अदीप्त वलय का व्यास निकाला dn+p का स्क्वायर, और दोनों को इसमें अंतर घटाया और इसमें लैम्बडा का मान निकाला। और ये जो है इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी मतलब जो एक बनी प्रकाश स्रोत यूज करते हैं उसका हम क्या करते हैं नजर ज्ञात करते हैं। उसमें ये होता है कि सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी एम को केंद्रीय अदीप्त बिंदु पर फोकसित करते हैं, और उसके बाद विभिन्न अदीप्त वलयों का व्यास ज्ञात करते हैं, और उनके व्यास ज्ञात कर उनका जो होता है हम क्या करते हैं सूत्र में उसका वैल्यू पुट करते हैं, और इससे हमें क्या मिल जाता है, हमें उसकी तंत्र ज्ञात की जाती है। तो इसके अगले वीडियो में हम आगे की जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।